नमस्ते बच्चों। मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एचपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आज आपको भारत में यूरोपीय के आगमन पर जो पुर्तगालियों पर जो मैंने अपना व्याख्यान दिया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपने व्याख्यान में डच भारत में कैसे आए उसके ऊपर अपनी बात कहने जा रहा हूँ। इसके स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे और वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एटनबर्ग पहुंचाया करते थे। यहाँ से यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों के व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी नवीन प्रयोगों से युक्त थी। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का और इसे खेलने के लिए बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्चे में कटौती और डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ साबित हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था और इसी कारण से इनमें राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ था। डचों ने अंग्रेज़ों की भांति भारत समेत अनेक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था। डचों की व्यापारिक कंपनी को सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एडनबर्ग 1609 में एक्सचेंज बैंक और 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्प्लॉयड्स आरंभ किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डचों को पूरब की यात्रा के लिए प्रवृत्त किया था। कॉर्नवालिस ही होंकमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बैताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। मात्र 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्बोधन से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी शामिल होते। डच ईस्ट कंपनियों को वीरेंडिंग ओस्ट इंडीज कंपनी (VOC) की कुल आरंभिक जो पूंजी थी वो 6,50,00,000 गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर से पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी। भारत में डच कंपनियों की स्थापना। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियां और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच संस्थापना का सबसे विशेषता यह है कि पुलिकेट स्थित गैलेरिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थीं। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटों पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम, 1610 ईस्वी में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1641 में भीमिलीपट्टनम और 1645 में कैरिकल, 1653 में चिंसुरा, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नागापट्टनम में और 1663 में कोचीन में डचों कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत के अतिरिक्त 1605 में अयोम्बियाना में, 1619 में मसाला द्वीप में, 1658 में श्रीलंका, 1641 में मलक्का पर डचों ने अपनी विजय हासिल की थी। पुर्तगाली सत्ता पर डचों का पहर। डचों की व्यापारिक संस्था वोक एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफा और पूंजी का नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। 1632 में हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों ने डचों को हटाना शुरू किया। 1658 में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। 1659 में तंजोर तट स्थित नेगापट्टनम
डचों ने पुर्तगालियों से जीता। तो इस प्रकार से देखते हैं कि डचों ने पुर्तगाली जो सत्ता थी, जो उनका एकाधिकार था व्यापार के क्षेत्र में, उसको ज़बरदस्त टक्कर दी और उनको उनके विभिन्न स्थानों से उनको हटाना प्रारंभ कर दिया। डचों का जो मुख्य जो मसाले थे, जो व्यापार वो करते थे, वे मूलतः काली मिर्च और अन्य मसालों के प्रति रुचि थी, जो कि यूरोप में बड़ा पसंद किया जा रहा था और उनकी मांग बहुत थी। तो ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में बहुत पाए जाते थे, इसलिए डचों ने इंडोनेशिया को अपना मुख्य केंद्र बनाते हुए इसे कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्वी एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया से कपड़े ले जाके उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में बेचे, भारत से कपड़े ले जाके एशिया में बेचे और बहुत लाभ उठाया। मछलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे और डचों ने शोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया था। अफीम, रेशम और सूती वस्त्रों को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण डचों में और अंग्रेजों में काफ़ी संघर्ष रहा और ये संघर्ष बाद में युद्ध में परिवर्तित हुआ, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण 17वीं शताब्दी के दौरान यह देखने को मिलता है, जब 1641, 1655, 56, 1659-63 में डचों से अंग्रेजों का संघर्ष हुआ है और इसी दौरान इन्होंने पुर्तगालियों को भी पराजित किया। डचों का जो पतन प्रारंभ होता है वो अंग्रेजों के कारण ही होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें भारत में स्थापित नहीं होने दिया था और जिस शक्ति से के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध काम में नहीं आई। आरंभिक वर्षों में डचों और अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंदता के कारण ये एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में तो डचों ने अंग्रेजों से कुछ हद तक मुकाबला किया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया था। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेज कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना और उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारी का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार पे ज़्यादा सक्रिय दिखते थे। पतन के मुख्य कारणों में एक ये भी है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की अपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास संसाधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड ने अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्ति में वृद्धि करते हुए आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में सफलता अर्जित की। बाद में वर्षों से डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया से मसाले द्वीप की ओर ध्यान केंद्रित किया था। यही कारण रहा कि उनको भारत स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने बहुत संक्षेप में समय के सीमा को देखते हुए बड़ा समझाया आपको। इसको आप विस्तार से, जो मैंने आपको इसमें PDF दिया आपको इस आर्टिकल में, आप उससे मेरी बात को समझ सकते हैं। और इस कड़ी में अगला जो अपना टॉपिक लेंगे वो अंग्रेज़ों से, जो अंग्रेज भारत में कैसे आए, वो टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।